एवरीवन, वेलकम टू इजी फॉर स्टडी। आज का ये वीडियो मुख्य रूप से हमारा बायोलॉजी सेगमेंट से होने वाला है और बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है जैव विकास बायो इवोल्यूशन उससे संबंधित होने वाला है। और ये पूरा का पूरा जो लेक्चर है वो वन लाइनर फॉर्मेट में होगा। ठीक है, तो आपको इस वन लाइनर फॉर्मेट से ही कंसेप्ट भी क्लियर होता चला जाएगा और जो क्वेश्चन बनेंगे उसका भी कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। तो इस प्रकार से आपको एक साथ एक वीडियो में दो बेनिफिट मिलने वाले हैं। पहला तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, दूसरा क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, कैसे आएगा क्वेश्चंस, वो भी बातें यहाँ पर आपको बताई जाएगी। तो बिना लेट किए हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं जैव विकास के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा या सबसे पहला जो पॉइंट है वो है पृथ्वी की उत्पत्ति अनुमानतः कब हुई। तो पृथ्वी की उत्पत्ति जो है अप्रॉक्स 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई है। तो पहला जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट है वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग कब हुआ था। तो पृथ्वी पर जीव का जो उद्गम है वो 2 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में किसका मिश्रण शामिल था। तो पृथ्वी पर जो जीवन स्टार्ट हुआ उसके पहले पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसमें क्या क्या चीजें पाई गई थी। तो मीथेन, इसके अलावा NH3 अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों का कॉम्बिनेशन से हमारा वायुमंडल बना हुआ था। यानी प्रारंभ में जो ऑक्सीजन है वो नहीं था। आपको पता होगा कि जब हमारा अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था अलग अलग ये इंसिडेंट से, घटनाओं से, तो उस समय तुरंत नहीं आया था ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कौन सी गैस यानी कि प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी। तो सबसे पहले जो आज के डेट में हमारा ऑक्सीजन पाया जाता है अप्रॉक्स 21%, ये शुरुआत में नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट है आद्य वायुमंडल क्यों कम हो रहा है। तो आद्य वायुमंडल जो है वो हाइड्रोजन परमाणु में कमी के कारण से उसका वायुमंडल जो है वो कम हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नीलहरित शैवाल है, जिसको हम इंग्लिश में ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जीवन की उत्पत्ति का सबसे आधुनिक सिद्धांत कौन सा है। तो जीवन की उत्पत्ति का सबसे आधुनिक सिद्धांत रासायनिक उद्विकास का सिद्धांत है। ठीक है, नेक्स्ट देखो जीवन की उत्पत्ति का रासायनिक उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो जीवन की उत्पत्ति का रासायनिक उद्विकास का सिद्धांत AI ओपेरिन ने प्रस्तुत किया था। यह क्वेश्चन आया हुआ है तो आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है या नेक्स्ट पॉइंट है जीवन की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ या जीवन की उत्पत्ति का जो बुक है इसका लेखक ओपेरिन है। ओपेरिन कौन है। तो रासायनिक उद्विकास सिद्धांत के फाउंडर, या उन्होंने ही सबसे पहले इस कंसेप्ट को दिया था, इस सिद्धांत के प्रतिपादक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है जैव विकास की परिकल्पना का पहला तर्कसंगत सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो जैव विकास की परिकल्पना का पहला तर्कसंगत सिद्धांत जो था वो लैमार्क ने प्रस्तुत किया था। और लैमार्क का सिद्धांत क्या कहलाता है। तो लैमार्क का सिद्धांत लैमार्कवाद कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट लैमार्कवाद किस पर आधारित है। तो लैमार्कवाद जो है वो किस पर आधारित है। तो ये आधारित है बड़े होने की प्रवृत्ति, वातावरण का सीधा प्रभाव, अंगों का उपयोग या अनुपयोग का प्रभाव, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। ये 4 पॉइंट जरूर याद रखिएगा, ये लैमार्कवाद के बारे में बताता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड भी सवाल बन सकता है। ठीक है, पहला है बड़े होने की प्रवृत्ति यानी उसका डेवलपमेंट होगा। दूसरा वातावरण का सीधा प्रभाव यानी कि जो बाह्य वायुमंडल है उसमें जो भी इंसिडेंट होगा यहां पर जो धरती पर जीव जंतु है उसका उस पर प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट है तीसरा उपार्जित अंगों का अनुप्रयोग और प्रयोग, जैसे जो गर्दन है जिराफ का ऊंचा क्यों हो गया, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर प्लेस जहां पर रहता था नीचे का घास खत्म हो गया, ऊपर का सर उठा करके और पेड़ की पत्तियां खाने के चक्कर में उसका जो अंग है वो क्या हो गया, वो लंबा हो गया या ऊंचा हो गया। तो अंगों का उपयोग या अनुप्रयोग का प्रभाव।
जैसे मानव जाति का विकास जो है वो बंदरों से हुआ, तो हमारा पूंछ का काम खत्म हो गया, इसलिए अब हमारे पैर पीछे पूंछ नहीं है। और उपार्जित लक्षणों की वंशागति, ये चौथा पॉइंट है, इस लेमार्कवाद में इन सब बातों को ऐड किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत किसने दिया था या किसे कहा जाता है? लेमार्कवाद को उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत कहा जाता है। लेमार्क की पुस्तक का नाम क्या है? फिलोसॉफिक जूलॉजिक। लेमार्क महोदय की जो पुस्तक है उसका नाम है फिलोसॉफिक जूलॉजिक। ठीक है, अब आगे आते हैं नेक्स्ट। जैव विकास यानी इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो लेमार्क ने सर्वप्रथम जैव विकास को या इवोल्यूशन को समझाया था। नेक्स्ट है, कौन एक अंग्रेजी प्रकृतिवादी, भूवैज्ञानिक और जीव विज्ञानी थे जो विकास से संबंधित विज्ञान में उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो चार्ल्स डार्विन। डार्विन महोदय को क्या कहा जाता है? एक ऐसे जीव विज्ञानी थे, भूवैज्ञानिक थे, प्रकृतिवादी थे जो विकास से संबंधित विज्ञान में उनका बहुत ज्यादा योगदान था। इन्होंने बहुत से देशों में भ्रमण किया, बीगल नाम का इनका जहाज था, उससे अलग अलग जगह पर गए और वहां पर उद्विकास कैसे हुआ जीवों का उसके बारे में अध्ययन किया और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। जैविक विकास का प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो चार्ल्स डार्विन। इसी को डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत कहा जाता है, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट में वही लिखा गया है, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो चार्ल्स डार्विन में 1859 में सबसे पहले विकासवाद का सिद्धांत इन्होंने ही प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो उस पुस्तक का नाम है प्राकृतिक चुनाव का द्वारा जातियों की उत्पत्ति। 1859 में ये बुक आई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किस पर आधारित था? तो डार्विन का प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत था वो जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता, जीवन संघर्ष, विभिन्नताएं और इसकी वंशागति, योग्यतम की अतिजीवितता अथवा प्राकृतिक चयन। देखो क्या है, पहला है जितने भी जीव हैं, जीवधारी हैं, उनमें संतान उत्पत्ति की क्षमता होती है और वो भी प्रचुर मात्रा में। ठीक है। दूसरा, जीवन संघर्ष होता है। देखो, जब कुत्ता होता है तो उसका बहुत सारा बच्चा होता है, उसमें से जो सरवाइव करता है ना, फिटेस्ट होता है, जीवन के लिए वो संघर्ष करता है। वंशागति, कुछ कुछ जीव जो होते हैं उनका इन्होंने बताया था अकॉर्डिंग टू डार्विन, ध्यान रखिएगा कि विभिन्नताएं जो आती हैं उनका वंशागति होते चला जाता है, आगे भी बढ़ते रहता है। और चौथा पॉइंट था योग्यतम की अतिजीवितता अथवा प्राकृतिक चयन, मतलब जो सबसे योग्य होगा वही सरवाइव करेगा और वही आगे बढ़ेगा, यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जिसको कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक करणवाद वरणवाद का किस पर आधारित है? तो ये है ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये भी डार्विन का जो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत है वो इसी पे आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रजातियों की संख्या बनाए रखने और उनकी विलुप्तता को रोकने के लिए क्या आवश्यक है? तो प्रजनन, यानी कि रिप्रोडक्शन जो है वो जरूरी है जब हम प्रजातियों की संख्या को रोकना चाहते हैं या उनको सीमित करना चाहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो, विकास का मुख्य कारण क्या है? विकास का मुख्य कारण है प्राकृतिक वर्ण। नेक्स्ट पॉइंट है, जीवों द्वारा जीने के लिए अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्राकृतिक चयन। ठीक है। यह कहलाता है जीवों द्वारा जीने के लिए, अधिक वंश वृद्धि के लिए और बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया प्राकृतिक चयन कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने के को किस प्रकार से स्पष्ट किया जाता है? तो अंगों के उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से संबंधित। ठीक है। यह होता है सांप से संबंधित। इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे किया जा सकता है कि सांप के जो हाथ नहीं होते हैं और पैर भी नहीं होते, उसके बाद भी वो अपना बॉडी के बेसिस पे वो मूवमेंट करता है। ठीक है। तो उनका उपयोग नहीं है, इसीलिए। नेक्स्ट देखो, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कि इनके जो लेखक हैं वो डार्विन है, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट पॉइंट है, जैव विविधता का आधारभूत स्रोत क्या है? उत्परिवर्तन। जैव विविधता का आधारभूत स्रोत उत्परिवर्तन है और उत्परिवर्तन का भी सिद्धांत है। तो यहाँ नेक्स्ट पॉइंट वही है, विकास के उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था?
तो इसका प्रतिपादन ह्यूगो डी ब्रीज ने किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, ह्यूगो डी ब्रीज ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो ह्यूगो डी ब्रीज ने अपना प्रयोग सांध्य प्रिमरोज अथवा आयनोथेरा लेमार्कियाना पर किया है। ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। ह्यूगो डी ब्रीज उत्परिवर्तन के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं और इनका जो प्रयोग था वो प्रयोग किस पर था? सांध्य प्रिमरोज या आयनोथेरा लेमार्कियाना पर था। ठीक है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तन लक्षण दिखाई देता है क्या कहलाता है? उत्परिवर्तनवाद, जिसको कहते हैं म्यूटेंट। नेक्स्ट पॉइंट है, वह कौन सा विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ? ये भी होता है उत्परिवर्तन या म्यूटेंट के कारण से। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, विकासवादी संबंधों के प्रमाण कौन प्रदान करता है? जीवाश्म। जीवाश्म ही विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है कि कितने साल का है पुराना, जो मिलता है, जो प्राप्त होता है, उसको हम एज काउंटिंग करते हैं। ठीक है, कार्बन के जो एज डेटिंग होता है उससे। लाखों वर्षों से आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तन का अनुक्रम है, किसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का गठन होता है? तो क्रमागत उन्नति के द्वारा। जैसे क्रमागत उन्नति जैसे जानवर से हुआ मानव जाति तक, तो उसको हम कह सकते हैं क्रमागत उन्नति। किसे पादप एवं जंतुओं के बीच की संयोजक कड़ी माना जाता है? युगलिना को। युगलिना को पादप और जंतु के बीच का क्या माना जाता है? ये माना जाता है संयोजक कड़ी। नेक्स्ट है, किसे एनेलिडा और मोलास्का के बीच की कड़ी माना जाता है? नियोपिलाइना को। नियोपिलाइना को एनेलिडा और मोलास्का के बीच की कड़ी मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसे सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच की कड़ी माना जाता है? तो आर्कियोप्टेरिक्स को सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच की कड़ी माना जाता है। एनेलिडा और मोलास्का के बीच का कड़ी नियोपिलाइना, और सरीसृपों और पक्षियों के बीच की कड़ी को आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है। नेक्स्ट, आर्कियोप्टेरिक्स या आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? तो जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। क्या है? ये जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी जो है वो आर्कियोप्टेरिक्स है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, किसे सरीसृपों तथा स्तनियों के बीच की कड़ी माना जाता है? आपने शुरू वाला सुना होगा, ये वाला, कि जो पादप है और जंतु है इसके बीच की संयोजक कड़ी युगलिना, एनेलिडा और मोलास्का का नियोपिलाइना, सरीसृपों और पक्षियों के बीच में आर्कियोप्टेरिक्स है। और आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? जुरासिक युग का बहुत पुराना पक्षी है। सरीसृप और स्तनियों यानी कि जो क्रीपर है, जो रेंगता है, सरीसृप होता है, स्तनियों मेमेल होता है, तो ये दोनों के बीच की कड़ी किसको माना जाता है? एकिडना को या प्लेटिपस को। अंडे देने वाला स्तनपायी कौन है? यानी कि ऐसा मैमल जो अंडे देता है उसको कहते हैं प्लेटिपस। नेक्स्ट पॉइंट है, जीवधारियों में नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने की संभावना क्यों अधिक है? द्विवर्ण अणुओं के विभाजन के कारण से। ठीक है, क्योंकि जीवधारियों में क्या होता है? सेल का डिवीजन होता है, इसीलिए क्रमिक विकास पॉसिबल है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन देखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो समरूप अंग। लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल के फॉल क्या है? समरूप अंग। यानी कि देखने में मूल संरचना अलग अलग है लेकिन देखने में एक जैसा और कार्य भी समान, तो कहलाएगा समरूप अंग। ठीक है, लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल का जो फॉल होता है ना, वो दोनों समरूप अंग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न होता है, वे क्या कहलाते हैं? वे समजात अंग कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस युग के दौरान विशालकाय सरीसृप डायनासोर फूले फले थे? तो मेसोजोइक युग में जो विशालकाय सरीसृप डायनासोर है उसका विकास हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर किस अवधि के अंत में विलुप्त हो गए थे? तो 65 मिलियन वर्ष पहले तो ये विलुप्त हुआ है और वो क्रिटेशियस युग में। तो ये याद रखिएगा कि डायनासोर का जो विलुप्ति है वो क्रिटेशियस युग में हुआ है। नेक्स्ट है मैमथ। मैमथ एक हाथी है, वो बड़ा बड़ा हाथी होता था, इसके दांत बड़े होते थे जो बाहर निकला हुआ रहता है और इसके कान भी बड़े होते थे। तो मैमथ किसके पूर्वज थे? हाथी के। नेक्स्ट पॉइंट है, जीवों के विकास जिसको हम एवोल्यूशन कहते हैं के संदर्भ में सही अनुक्रम क्या है? तो पहले सैलमेंडर, उसके बाद अजगर और फिर कंगारू
ये है जीवों के विकास के संदर्भ में सही अनुक्रम। नेक्स्ट पॉइंट है, किस महाकल्प को स्तनधारियों के महाकल्प के रूप में जाना जाता है? तो नूतन जीवी महाकल्प को स्तनधारियों के महाकल्प के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मानव विकास का अध्ययन इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं, जो कहां से विकसित हुए हैं? अफ्रीका से, अफ्रीका के जंगलों से, है ना, स्टार्ट हुआ था, तब जाके आज के डेट में हम लोग होमोसेपियंस बने हैं। इसके पहले निएंडरथैल, है ना, ऐसे ऐसे और भी स्टेजेस आए होमोसेपियंस के पहले, तब जाकर के होमोसेपियंस या ह्यूमन बीइंग बना है। तो उनका विकास हुआ, प्रारंभ कहां से हुआ? अफ्रीका के जंगलों से। नेक्स्ट पॉइंट है, मनुष्य की आनुवांशिकी का पता कहां से लगाया जा सकता है? क्योंकि मनुष्य का जो पहला ये है अवशेष वो अफ्रीका से मिला है, तो ऑब्वियसली उसका जो आनुवांशिकी है वो भी अफ्रीका से प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट है, होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड्स कौन थे? क्रो-मैग्नन थे। होमोनाइड्स कौन थे? क्रो-मैग्नन थे। आधुनिक मनुष्य के हाल के पूर्वज कौन है? तो क्रो-मैग्नन मनुष्य। क्रो-मैग्नन ह्यूमन सेपियंस के पहले के स्टेज को कहते हैं। देखो, वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ क्या होता है? बुद्धिमान आदमी, क्योंकि हमारे पास क्या है? बुद्धि है, रैशनल है, ज्ञान है, रैशनलिटी है, हमारे पास सोचने समझने की शक्ति है। नेक्स्ट शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचार माध्यमों में किस संदर्भ में आता है? एक आदि मानव जाति यानी स्पीसीज जो सेपियंस की समकालीन मानव प्रजाति है, इसको डेनिसोवन कहते हैं। ये वाला भी बात याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 2015 में किस होमोजीनस की एक नई प्रजाति की खोज राइजिंग स्टार कैद सिस्टम क्रेडल ऑफ ह्यूमन साइट दक्षिण अफ्रीका के दिनाल्डी चैम्बर में की गई थी? तो होमो नलेडी, ठीक है, होमो नलेडी जो प्रजाति है इसकी खोज की गई थी 2015 में। ठीक है, तो देखो आज का ये पहला चैप्टर था कि जो उद् विकास कैसे हुआ है। अब दूसरा कल पढ़ाएंगे जीव विज्ञान, इसका बेसिक, है ना। तो पहला वाला वीडियो जो था वो समझ लीजिए एक इंट्रोडक्शन के टाइप में था। इसका वीडियो का अगर सही रिस्पॉन्स रहा तो फिर हम इसका दूसरा चैप्टर भी करवाएंगे। इसी तरह का पूरा वन लाइनर फॉर्मेट में है, और वन लाइनर में देखिए सारे के सारे डेटा को इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगेगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उसके बाद फाइनली नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।